देखिए, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। फर्ज किया मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने अपना 10 मरले का घर बनाना है, तो मैं अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज करूँ? यार बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ा इशू है। हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हम ऑलवेज उसका एक बजट फोरकास्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, हम ऑलवेज उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि यार हमें ये टोटल अखराजात पड़ेंगे कितने में। अब आपने एक प्लॉट परचेज करना है, ठीक है, आप वो प्लॉट का रेट लेते हैं, आप ट्रांसफर फीस का रेट लेते हैं, आप जनाब आला सारी उसकी जो एक्सपेंसेस हैं, टैक्स हैं, उसका अखराजात देखते हैं। हत्ता कि आप ये भी देखते हैं कि आपने डीलर को कितना देना है। बिल्कुल। आप सारे खर्चों को देख के फिर आप कहते हैं अच्छा यार ये मुझे कॉस्ट पड़ रहा है। उसके बाद आप एक्शन लेते हैं। आप कोई घर किराए पे ढूंढने जाते हैं, आप यही हिसाब लगाते हैं कि यार मैंने किराया कितना देना, मैंने एडवांस कितना देना है। घरों में आके पता नहीं हमें क्या आ जाता है। हम एक नक्शा तैयार कर लेते हैं, हम कहते हैं जी 10 मरले का नक्शा है, वो तैयार हो गया। हम इंजीनियर से मशवरा कर लेते हैं, इंजीनियर साहब हमारे कितना अखराजात लगेंगे। इंजीनियर साहब आपको बता देते हैं जी कि तकरीबन आपको जनाब कोई 3000 टन सरिया 3000 किलो सरिया लग जाएगा, 3 टन सरिया लग जाएगा, कोई इतना सीमेंट लग जाएगा, कोई इतनी ईंट लग जाएगी, इतना अखराजात हो जाएंगे। आप वो माइंडसेट लेके चल पड़ते हैं। आप ये नहीं पर्सपेक्टिव देते कि खर्चा ज्यादा है, खर्चा कम है। इन्फ्लेशन की क्वालिटी, इन्फ्लेशन का वो नहीं देखते कि यार इन्फ्लेशन मुझे कितनी पड़ती है, क्या एक्सपेंसेस हैं, मार्केट में क्या एवरेज इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेट आप कभी करते नहीं, आप फिर फौरन एंटर कर लेते हैं। इस सारी चीजों का एक बेहतरीन हल है, आप जब भी नक्शा तैयार करें और आपने घर बनाने का इरादा कर लिया, सबसे पहले आप अपने लिए एक क्यूएस सर्वे बनाएं। क्यूएस सर्वे एक इंजीनियर जिसका काम ही सर्वे और कॉस्ट एनालिसिस होती है, वो इंजीनियर आपका नक्शा देखेगा, आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग देखेगा और आपके फिनिशिंग कॉस्ट देखेगा। 3 चीजें होती हैं, ग्रे स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग और आपकी फिनिशिंग। ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपके प्लास्टर के हत्थे। स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपकी छत और जो भी आपका पिलर या कॉलम खड़े हो रहे हैं। और फिनिशिंग क्या है जी, ग्रे स्ट्रक्चर के बाद टाइल, आपके इलेक्ट्रिक, आपकी जो है सैनिटरी का काम, आपकी लाइटें शाइटें, ये चीजें। बिल्कुल, ये सारी चीजों का वो एक आपको कॉस्ट एनालिसिस देता है। वो आपको A to Z अंडरस्टैंडिंग देता है कि यार ये आपके अखराजात है। ठीक है, इसमें आपके ग्रे स्ट्रक्चर को आपको एग्जैक्टली इतना लगेगा, क्योंकि वो आपके नक्शे के मुताबिक कैलकुलेट करता है। आपने तो अपने नक्शे के साथ चलना है, यू विल गो बाय द बुक। और जो नक्शा है उसमें चीजें रद्द-बदल नहीं होती। वो बता रहा है आपको कि 470 इतना लगेगा, 670 इतना लगेगा, आपकी दीवारें इतनी लगेंगी। वो सारा कुछ कॉस्ट करके एक आपको एग्जैक्ट एस्टिमेशन देता है। और उसके साथ अगर वो क्यूएस सर्वेयर और एक्सपर्ट हुआ तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो ही एनालॉजी लेके फिर मार्केट की इन्फ्लेशन रेट को देखता है और फिर आपको एक एक्सपर्ट राय दे देता है कि इस महीने में आपने कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब इस महीने में आपका सरिया लगना है, इस महीने में आप खरीदते हैं तो आपका सरिये का रेट ये होगा, अभी मौजूदा हालत में आप सरिये का रेट खरीदते हैं तो आपका ये होगा। देखिए, अब बात आ गई मटेरियल की। ठीक है, इसके बाद फिर अगर मटेरियल परचेज करना हो या उसके बाद मटेरियल की क्वांटिटी का कैसे आइडिया होगा मुझे कि मतलब ये क्वांटिटी हो या मतलब ये अच्छे किस्म का है मटेरियल या इसके अलावा इसका मेरे को रद्द-बदल। देखिए, जहां तक बात रही क्वांटिटी की, तो आपने आपका ये जो बिल ऑफ क्वांटिटी है जिसको मैं आपको बताता क्यूएस ड्राइंग जिसको कहते हैं, जो आपका एक सर्वेलेंस इंजीनियर दे देगा, वो आपको सारी एक अंडरस्टैंडिंग दे देगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी जो है ना सर, क्वालिटी देखें, आपकी बात दुरुस्त है कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि आप बर्तन लेने जाते हैं और आप जनाब आला सबसे बेहतरीन बर्तन देखते हैं और आपको वो जब आप बर्तन देखने जाते हैं वो आपको बताता है कि जी एक बर्तन स्टेनलेस स्टील का है, एक सिल्वर स्टील का है, ठीक है, एक डबल पेन देगा, एक सिंगल पेन देगा। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो यार मैं वो भाई को लेके जाता हूँ, मेरे कजन को या भाई को जो बर्तनों में एक्सपर्ट है। वो जब आपके साथ जाता है, आपको एक अंडरस्टैंड वो आपको एक, क्योंकि उसको पता है, एक्सपीरियंस है उसको काम का, तो वो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि यार ये जो चीज सिल्वर स्टील है इस काम के लिए, स्टेनलेस स्टील जो है इस काम के लिए, आपने ये लेना। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में जब आप आ जाए, देखें यार आपने 10 मरला में
कुछ नहीं, तो सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर में कम से कम 1.25 से 1.25 करोड़ खर्चा करना है। बिल्कुल, ये जून 2023 की बात है। जी बिल्कुल। तो आपने जब इसकी आपने कोई भी काम, अगर ये सिर्फ और सिर्फ वो है जब जिसमें मार्जिन ऑफ एरर अलाउड नहीं है, अगर आप कोई भी स्लिप हो जाते हैं, कोई गलत चीज उठा लेते हैं, उसको सिर्फ उठा के वापस करना या उसको इस्तेमाल हुई चीज को तोड़ के, खुदा न खास्ता, ये तो तब है जब आपने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने उसको तोड़ के उसको आउट करके नई चीज जाना, ये अलग एक अखराजात है, ये अलग आपके एक्सपेंस बढ़े। तो मार्जिन ऑफ एरर आपके पास बहुत कम है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी, यही तो मसला है यार, हम क्या करते हैं, हम सादा ठेकेदार पकड़ लेते हैं, ना उसको किसी चीज का इल्म होता है, ना उसका पैर होता है। सबसे बड़ा इशू ये है, उसका पैर नहीं होता, बेसिक नॉलेज भी नहीं, बेसिक नॉलेज भी नहीं होती उसको। ठीक है जी, वो उसी इरादे में बैठा होता है कि 2.5 मन का इधर लग जाएगा, 3 मन का इधर लग जाएगा। एक्सपीरियंस तो है उसके पास, लेकिन नॉलेज जो है उसकी मुखलिस नहीं होती, क्योंकि कमा ही नहीं रहा होता सर। वो 10 रुपए कमा रहा होता है आपसे, तो वो क्यों एक मकान में 10 रुपए कमाएगा? मेहनत उसकी इतनी है, वो 10 रुपए उससे कमाएगा जिसका आपको मशवरा देगा कि वहां से सरिया उठाए, 10 रुपए उससे कमाएगा जिसको आपको बोलेगा कि वहां से ईंट उठाए। आप बजाय कि ये हरकतें करें, आप एक प्रोफेशनल कंपनी ढूंढे या प्रोफेशनल ग्रुप ढूंढे जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे कि जी देखें, सबसे पहले तो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से, आपका काम शुरू होने से पहले ही आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट और अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत हो जाए कि उन्होंने एग्जैक्टली आपको बता दिया है क्या लेना चाहिए, क्या उठाना चाहिए। अगर आप विद मटेरियल कर रहे हैं, विद मटेरियल का मतलब यह है कि कंपनी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही है और आपका एक लमसम तय हुआ। अगर आप विद लेबर कर रहे हैं, जो आजकल सारी मार्केट विद लेबर ही करती है इतनी अनस्टेबल रेट में, और सेफ भी विद लेबर ही रहता है। तो अगर आप लेबर कर रहे हैं तो जनाब आला विद लेबर में आपने फिर भी एक सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि यार हमने ये यहाँ करना है, ये वहां करना है, ताकि कल को जब आपने लेंटर तैयार कर दिया तो आपको ठेकेदार गिरेबान ना पकड़े। आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी आपका कभी गिरेबान नहीं पकड़ेगी कि भाईजान मेरा जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो नक्शे में लिखा था कि कवर्ड एरिया 800 फुट था, जब मैंने लेंटर तैयार किया तो 1000 फुट था। ठीक है, जब शटरिंग वाला आता है तब 200 फुट बढ़ जाता है, क्योंकि शटरिंग वाला सीढ़ी भी लेता है, बीम्स भी ऐड करता है। कवर्ड एरिया में ये चीजें ऐड नहीं होती, तो फिर आप टेंशन में बैठ जाते हैं, यार ये क्या हुआ मेरे साथ। खर्चा आपको वही पड़ जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर वो भाग गया तो लेने के देने पड़ जाते, काम दरमियान में रुक जाता। तो ये सर देखिए, अब जैसे आपको पाकिस्तान के हालात का पता है कि वक्तन रेट्स बढ़ रहे हैं चीज़ों के, तो अगर मैं किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ विद मटेरियल, तो रेट बढ़ने की सूरत में मुझे कैसे मैनेज करेंगे? यार सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप विद मटेरियल को अवॉइड करें, खास तौर में इस मार्केट में। देखें, कोई भी कंपनी जो है ना अपना लॉस नहीं बेयर करती। हाँ, अनलेस आप उस कंपनी के साथ 10 सालों से चल रहे हैं तो शायद वो कंपनी आपको एज एक्सक्लूसिव क्लाइंट समझ ले। इसके अलावा कंपनी कभी भी विद मटेरियल नहीं करती। आप कोई भी सीनियर कंपनी देखते हैं ना, सारों ने खासतौर में लाहौर में ये कल्चर ही खत्म हो गया विद मटेरियल का। अब तो चलता है विद परसेंटेज। देखिए, इसमें आपका सब कुछ क्लियर पेपर हो जाता है, आपके जो भी अखराजात है वो सारे लिखे जाते हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, और उसके साथ साथ आपका जो भी अखराजात है सारे डिटेल में आ जाते हैं, लेबर भी मटेरियल भी। और वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक परसेंटेज उठा लेती है। तो सबसे बेहतरीन हाल यह है कि आप परसेंटेज में करें। अगर तो आप लेबर नहीं करना चाहते, अगर देखें लेबर का हेडेक तो ये रहता है कि मटेरियल तो आपने उठाना है। तो ये बात समझ आती है कि कुछ क्लाइंट हैं, कुछ ओवरसीज दोस्त हैं हमारे, हमने भी जितने भी घर बनाए हैं, अक्सर ये होता है कि एक आधे घर में हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर हम दूसरे घर में कह देते हैं क्लाइंट को कि यार देखें सर इतनी मेहनत नहीं होती विद लेबर में, तो जाहिर है भागना दौड़ना, आप कहने कि ये भी लेके आऊँ, वो भी लेके, तो वो कहते हैं यार फिर मेरे साथ विद मटीरियल तय कर लो। हमने कभी विद मटीरियल का बेहतरीन नहीं समझी, मार्केट जब अच्छी थी तब हमने अवॉइड किया था, तो अब तो हम कभी भी ना करें। तो हमने फिर वो परसेंटेज वाला वही कल्चर जो मार्केट में चल रहा है शुरू कर दिया, कोई नया कल्चर तो नहीं है। तो हमने कहा देखें ये आपके अखराजात है, ये कॉस्ट है, अगर ये मैक्सिमाइज होते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर ये मिनिमाइज होते हैं कटते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन पे हिस्सा डालना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम, अगर मैं डालना चाहता हूँ तो भी मैं भी मोस्ट वेलकम। देखिए, विद लेबर का मतलब क्या है कि मेरी लेबर है और तमाम मटीरियल और हेडेक आपकी है। विद मटीरियल का क्या मतलब है, तमाम मटीरियल लेबर मेरी है, तमाम हेडेक भी मेरी है, आपने सिर्फ पैसे देने।
ये तो परसेंटेज वाइज दरमियाना काम है, एक तो सुन्नत भी है दरमियाना भी है कि इसमें हेडेक आप भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको आपने नहीं लेना तो आपने मेरे ऊपर छोड़ देना। आप सीमेंट, आप एक दुकान में जाते हैं 10 दुकानों में जाते हैं, आप कहते हैं ये सीमेंट का रेट है, आप मेरे पास आके कहते हैं कि भाई मुझे इस रेट में मिल रहा है, मैं आपको बोलता हूँ यार मुझे इससे बेहतर रेट में मिल चुका है, आप कहते हैं यार फिर आप उठाएं। अगर मैं चेक करता हूँ और मुझे इस रेट में मिलता है और आपको इससे बेहतर मिल रहा है तो मैं आप कहते हैं यार मुझे तो बेहतर मिल रहा है, फिर हम कहेंगे आप उठा लें। इसमें फिर वो क्लियर हो जाता है सब कुछ, कोई हार्ड एंड आउट नहीं होता। हाँ जाहिर है जहां से भी आप उठाते जाएंगे हम सामान उठाएंगे जरा हम अपनी वो करेंगे, और ये सारी मेहनत का परसेंटेज हम क्लियर देते हैं। चूंकि जो घर बनाने के लिए जो ब्रिक्स हैं ये तो रीढ़ की हड्डी की मानते हैं, हाँ जी। तो उनको हम कैसे चेक करते हैं, मतलब क्या उसका तरीकाकार है? देखें सबसे बेहतरीन जो तरीका है लाहौर में वो तो ये है कि आप जब भी और जहाँ भी घर बनाते हैं ना, ख़ास तौर में आप जब भी लेबर बना रहे होते हैं तो आप अपने आस पड़ोस आस पास जो आपके लोग घर बना रहे हैं उनके पास जाया करें, बिल्कुल उनसे पूछा करें कि यार आपका क्या कॉस्ट है, आपको ईंट का इतना पड़ा, कहाँ लगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सोसाइटियों में एक ही नक्शा घूम रहा होता है, हो सकता है वो नक्शा आपका भी हो, वही फ्रंट एलिवेशन आपका हो। अगर ऐसा है तो उस मालिक के पास जाएं, उनसे पूछें कि यार आपका कितना अखराजात आ गए, कहाँ से आपने ईंट उठाई। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है। उसमें फिर ये है कि आपको पता चल जाता है कि जिसने 50,000 ईंट एक बंदे से उठाई है, एक पट्टे से उठाई है, वो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि यार ये जो है ना यहाँ से आप ईंट उठा लें। उसके अलावा कुछ क्वालिटी टेस्ट होते हैं ईंट के चेक करने में, मौके हाजिर मौके में रंग होता है उसका, ठीक है, और उसकी नॉकिंग टेस्ट होती है और 2-4 ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपके साथ मुखलिस होता है तो वो कोई इशू नहीं होता, वो आपको बता देता है कि भाई ये ईंट साफ़ है, ये ईंट नहीं। खुदा ना खास्ता कभी कभी ईंट में इशू भी आ जाता है, मिसाल के तौर में आपने अव्वल ईंट भेजी है और अक्सर पट्टे वाले देखिए कर 2 नंबर ही करते नहीं करते, ये तो उनकी नीयत बेहतर जानती है। हम तो ये कहेंगे कि उनसे गलती होगी, और वो कभी कभी आपको बारिशी ईंट भेज देते हैं जिसमें नुक्ते ख़राब हैं उसके, या आपको 2 ईंट भेज देते हैं जिसका पकाई अच्छी नहीं है। तो फिर आपका जो ठेकेदार है तो आपको कभी कभी इशू कर देता है कि यार आपने अव्वल ईंट नहीं मंगाई है, ये आई हुई है, तो आप फिर वो उसको वापस कर देते हैं और 9 out of 10 जो है पट्टे वाला वापस ले लेता है। तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। इसके अलावा ये जो सरिया हो गया या सीमेंट हो गया, तो इनको आप कैसे, इनको बंदा कैसे मैनेज करेगा? देखें सबसे बेहतरीन हाल है कि इसका QS सर्वे बनाया जाए, जिस तरह मैंने आपको कहा था। इसमें आपको क्वांटिटी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको समझ आ जाती है कि यार ये मेरा इतना मेरा खर्चा है, इतना मेरा कॉस्ट है। क्वांटिटी की तो हो जाती है, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी को कैसे मैनेज करें? क्वालिटी को मैनेज करना सर असल में सिर्फ क्वालिटी नहीं होती ना, 2 चीज़ें होती हैं। जब आपके पास एक क्वांटिटी आ जाती है ना, आपको पता चल जाता है कि मेरा इतना सरिया लगना ही लगना है। मिसाल के तौर में आपके घर का क्वांटिटी निकला है 2700, आपको पता है कि मेरा 3 टन सरिया लग जाना है या 2500 टन 500 किलो सरिया लग जाना। आपने सबसे बेहतरीन क्या करना है, आपने सरिया इकट्ठा उठाना है। अगर आप में ये एबिलिटी है तो आप ये ज़रूर करें, इकट्ठा उठाएंगे। आपको एक देखें ज़्यादा उठाने से ना डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है। देखें जहां आपका 4 रुपये बच रहा है फ़ी किलो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, बजाय कि आप 4 बार मंगाएं, 4 बार डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फीस दें, उसके अलावा आपको खर्चा वो ना दें। आप एक बार उठाएं, एक बार हेडेक लें, तो ये सबसे बेस्ट है। इसे भी रखने का भी तो इशू होता है ना उसको। हाँ ये भी है, ये अक्सर एक इशू होता है। लेकिन देखें ये तो छोटे घरों में होता है ना, 5 महला 3 महला में। अब किसी के पास 10 महला है, उसके पास 30 बाय 64 जगह है, 10 फुट के तो उसका सिर्फ गार्डन है, तो उसके पास रखने की जगह तो हो ही जाती है, ठीक है। चलें कुछ नहीं तो कम से कम जो है 2 मंजिलों का उठा लें। बाकी जो ममटी है, वाटर टैंक है, ये माड़ा मोटा काम है, इसको छोड़ दिया करें, इसको फर्दर के लिए रख लिया करें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसको उठा लिया करें। बाकी रहेगी क्वालिटी की बात। देखें अब एक कंस्ट्रक्शन में एक साइट की कंस्ट्रक्शन में कम से कम 40+ मार्केट्स इन्वॉल्व होती है, कम से कम। आपके बुनियाद नींव से लेके यानी फाउंडेशन से लेके आपके कंप्लीशन फिनिशिंग तक कम से कम 40+ मार्केट्स होती हैं। इसमें आपकी वुड मार्केट है, आपकी सीमेंट मार्केट है, आपकी स्टील मार्केट है, ठीक है, आपकी जनाब वाला गेट की मार्केट है, आपके ईंटों की मार्केट है, ठीक है, और इसके अलावा आपकी एल्युमिनियम की मार्केट है, और बेशुमार और मार्केट्स हैं।
मतलब आपने 40 प्लस मार्केट्स को इन्वॉल्व करना है और आपने मेक श्योर करना है कि 40 के 40 का आपका एक तो क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी मुनासिब हो। ये बहुत बड़ा रिस्क आप उठा रहे हैं। अब मैं आपको बैठ के अगर वो 40 प्लस का बताऊं कि उनको किस तरह चेक करते हैं, उनको किस तरह टेस्ट करते हैं, तो ये तो पूरा महीना लग जाएगा। इससे बेहतरीन हाल ये है कि सर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आप चुपचाप बगैर किसी टेंशन के एक एक्सपर्ट को उठाएं। उस एक्सपर्ट को बोलें कि यार मटेरियल उठाने में मुझे गाइड कर, ठीक है। 100 बैठे हैं सर, वो आपको गाइडेंस दे देते हैं, उसके बदले आपसे एक परसेंटेज देते हैं। देखिए आजकल जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल से रोज रोज तो घर बनता नहीं है, रोज तो घर बनता नहीं। सबसे बड़ा इशू यही है ना कि हम ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखते। 2 चीजें, सबसे पहले कि हमारा घर फिर नहीं बनेगा। जो काम आप आज कर लेंगे ना, आप उनसे जाके पूछे जिन्होंने एक मंजिल बनाई या दूसरी मंजिल नहीं तैयार की, ये इरादा रखे कि यार 5 साल बाद कर लेंगे, वो इसी बात में रोते हैं कि यार काश उस वक्त बना लेते। उनको डबल कॉस्ट होती है। डबल कॉस्ट होती है। और दूसरी बात जो हम ये नहीं रखते कि एक सिंपल या 3 मंजिला घर बनाने में कम से कम 70 लाख रुपए लगते हैं आज के लिए जो हालात है वैसे। तो आप ये समझिए कि जून 2023 में अगर एक 3 मरले को 70 लाख लग रहे हैं तो एक मरले को कम से कम 20 से 30 लाख रुपए लगते हैं। तो अगर 20 से 30 लाख रुपए एक मरले को लग रहे हैं, आप अपने मरलों को कैलकुलेट करें। मतलब एक तो आपका कॉस्ट ऑफ घर बनाना भी इतना ज्यादा है, बहुत हैवी है, और उसके बाद आपने कभी फिर नहीं बनाना। फिर भी अगर आप रिस्क लेते हैं तो फिर आप एक बहुत बड़े रैबिट होल में घुस गए और अपने लिए एक बहुत बड़ा होल पैदा कर रहे हैं कि ये सोच के कि यार चलो कुछ नहीं होगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे क्लाइंट है जी, उन्होंने हमारे साथ एक ग्रे स्ट्रक्चर तय किया था। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद उन्होंने ये सोचा कि यार इस तरह करते हैं कि फिनिशिंग जो है ना, मैं फ्री हूँ, रिटायर्ड थे, तो कह रहे थे मैं ओवरसीज थे, वापस आए हुए थे, कहते मैं फ्री हो गया कि मैं ऐसा करता हूँ फिनिशिंग जो है ना अपने हाथ में ले लेता हूँ। हमने कहा सर मोस्ट वेलकम, अगर कहीं भी आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। उन्होंने ये सोचा कि यार किसी थर्ड पार्टी को बुलाएंगे, ये फैमिली मामला को हल कर लेते हैं। बेशक फैमिली मामला, लेकिन क्वालिटी जो है ना वो तो फैमिली नहीं डिसाइड कर सकती। फैमिली ने तो कॉस्ट या चीज़ को डिसाइड करना कि क्या उनके बेहतरीन, क्या उनको पसंद है। लकड़ लेने चले गए, एक लकड़ आती है रेड रंग की, उसको कहते हैं मरंडी, रेड मरंडी, वो उन्होंने उठा ली। उन्होंने उसकी डिसीजन ले लिया, वाइफ और बच्चों से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद है, ये लकड़ अच्छी है, इसका नेचुरल कलर भी बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा रंग है उसका, लाल टेक्सचर है उसका। जनाब उन्होंने उठा लिया, डिसाइड कर लिया, लेकिन जब उठाने गए तो 10 डिफरेंट गोदामों से पता किया। उनको एक गोदाम मिला, वहाँ पठान ने उनको बेचा। उस वक्त 3400 रुपये की मिल रही थी, उनको 3200 रुपये की मिल गई। उन्होंने कहा यार 200 रुपये फी फुट बच रही है हमें, उनको कोई 1.5-2 लाख बच गया। उन्होंने सारी कनाल के घर के लिए उठा दी। जब उठा के रखी तो लकड़ मिस्त्री को लेके आया, तो मिस्त्री ने कहा जनाब ये तो गीली है, अब लकड़ होनी चाहिए सूखी। जाहिर है लकड़ को टाइम लगता है सूखने में, जनाब के पास टाइम नहीं था। तो शेख साहब ने क्या किया, शेख साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं, गीली लकड़ चढ़ा लो। इस बात को 6 साल हो चुके हैं। आज भी अगर उनके घर जाए तो उनका दरवाजा यहाँ से शुरू होता है और बैंड होकर वापस यहाँ चले जाता है, क्योंकि वो गीली है, अभी तो वो सूखी नहीं, उसको टाइम नहीं दिएगा सूखेगा। उसी गीली को ग्राइंड करके, पॉलिश करके, तैयार करके, कट करके लगा दिया। अब वो उस तैयारी और वो दे नहीं पाई पोटेंशियल। रंग उसका बड़ा प्यारा, कोई शक नहीं, बट वो पोटेंशियल नहीं दे पाई जो देना चाहिए। उसके वजह से सिवाय उनके दरवाजे के पूरा घर एक क्लास बना है, बट वो दरवाजे जो है सारा लोग बर्बाद कर लेते हैं। गलती भी ये हुई कि उन्होंने मेन डोर भी उसी का बना दिया। मतलब बात इस तरह होता है, एक्सपर्ट बंदे का साथ ना हो तो फिर आपका ये इशू होता है, ये इशू होता है। सबसे बड़ा इशू सर यही होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में कि हम फाउंडेशन तक पहुंच जाए ना, तो हमारा क्लाइंट समझता है कि यार मुझे अभी घर की सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। फाउंडेशन में वो समझता है कि अब मुझे घर बनाना आ गया। अब फिर वो कुछ मशावरत होती है आवाम से, वो लेके तो वो आगे चलता है। फिनिशिंग में वो सारे मशावरत डाल देता है, फिर यही होता है। चलिए अभी स्टार्ट करना है घर, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनते हैं, ताकि ना हमारा टाइम वेस्ट हो। हाँ। और देखिए सबसे बड़ा इशू ये है ना कि टाइम भी आपने मैनेज करना है